2 अक्टूबर के दिन एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। हालांकि उस दिन गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए उस परिवार वाले उस बच्चे का भी नाम प्यार से गांधी रखते हैं। सुबह 2 अक्टूबर की दरमियानी वो बच्चा उठता है और अपने बड़े भाई के पास जाके बोलता है कि भैया आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे क्या गिफ्ट करोगे। बड़ा भाई बोलता है कि आज मैं पंडिताई में जा रहा हूँ, मुझ पे जो भी पैसा मिलेगा मैं ला के तुम्हें दूंगा और तुम उससे जो भी कुछ खरीदना चाहते हो अपने जन्मदिन पे खरीद लेना। 9 साल की आपसी रंजिश, 9 बीघा ज़मीन और 6 लोगों की हत्या, ये देवरिया जिला की खबर आप हिला कर रख देगी आपको। हालांकि मैं देवरिया जिला से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी दायित्व बनता है कि आप तक उसकी कहानी को पूरे विस्तार के साथ बताया जाए। इस कहानी को देर से बताने का रीज़न ये भी है कि मैं हर पहलू को समझ लेना चाहता था। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जो सोर्स के थ्रू से मुझे मिली है बातें, वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। देवरिया जिला के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव की ये कहानी है। 2 पक्ष हैं, एक दुबे पक्ष है, एक यादव पक्ष है। पहले हम दुबे पक्ष की बात करते हैं। जनार्दन दुबे, जिनके 3 बेटे होते हैं। पहले बेटे का नाम ओम प्रकाश, दूसरे बेटे का नाम सत्य प्रकाश और तीसरे बेटे का नाम ज्ञान प्रकाश। ओम प्रकाश जो सबसे बड़ा बेटा रहते हैं, उनकी मृत्यु 2008 और 9 में हो जाता है। तो अब 2 बच्चे हैं, जिनका पहले बेटा का नाम सत्य प्रकाश और दूसरे बेटे का नाम ज्ञान प्रकाश रहता है। जनार्दन दुबे के पास लगभग 18 बीघे के आसपास जमीन रहती है, पैतृक संपत्ति है उनकी। अब 2 भाइयों के बीच 9-9 बीघे का जमीन आता है। पहले दोनों भाई सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश एक पास रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपस में दोनों लोगों की बनती नहीं है, मन मुटाव चालू हो जाता है। मन मुटाव होने के बाद फैसला ये आता है कि अब जमीन का बंटवारा करके दोनों लोग अलग अलग हिस्सा अपना अपना लेके अलग अलग रहेंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। 9-9 बीघा दोनों लोग आपस में जमीन का बंटवारा करके अलग हो जाते हैं। ज्ञान प्रकाश दुबे जो सबसे छोटे वाले हैं, उनकी कोई कमाई नहीं थी, तो वो कभी बाहर में जाते थे, कुछ कमा के आते थे, फिर घर पे रहते थे। इस तरह से उनकी जीविका चलती थी। ये भी सुनने में आया कुछ लोगों से कि स्थानीय लोगों से कुछ कर्जा ले रखे थे, वो उससे परेशान भी रहते थे। वो उन्होंने सोचा कि भाई से उनकी बनती नहीं थी सत्य प्रकाश दुबे से। अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने 9 बीघे की जो ज़मीन थी उसे अपने ही गांव के दूसरे टोले के एक दबंग इंसान से उस जमीन की सौदाबाजी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो प्रेम प्रकाश दुबे जो अपने ही गांव के प्रेमचंद्र यादव से इस बात को सहमत करते हैं कि 9 बीघा जो ज़मीन है वो आप मेरा ले लो। प्रेमचंद्र यादव बोलते हैं कि जो भी आपका कर्ज है मैं वो सारी कर्ज आपको दे दूंगा, जिसका भी आपने कर्ज लिया है मैं सारा चुकता कर दूंगा, और जब तक आप हैं मेरे घर रहिएगा, घर की कमी नहीं होगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, आप 9 बीघा ज़मीन हमारे नाम से कर दीजिए। सहमत दोनों के बीच में होती है। 2014 में 9 बीघे ज्ञान प्रकाश दुबे अपनी ज़मीन प्रेमचंद्र यादव के नाम कर देते हैं। वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। अब दूसरे पहलू प्रेमचंद्र यादव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रेमचंद्र यादव फतेहपुर गांव के दूसरे टोले में रहते हैं, जिनके टोले का नाम है अभयपुर टोला। एक्चुअली फतेहपुर गांव में छोटे छोटे 14 टोला है। दुबे जी लोग जिधर रहते हैं उस टोला का नाम था लहरा टोला, और जो प्रेमचंद्र यादव जिस गांव में रहते हैं, जिस टोला में रहते हैं, उस टोला का नाम है अभयपुर टोला। अब प्रेमचंद्र यादव काफ़ी घुले मिले लोग थे, वो लोगों के संगत में रहना पसंद करते थे। तो 2010 के आसपास उनको मन आया कि अब राजनीति में अपने कदम को बढ़ाया जाए। तो पहली बार वो चुनाव में अपने माँ को 2009 और 10 में चुनाव लड़ाते हैं। अपना नाम रखते हैं, अपने माँ का फोटो रखते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2010 से 2015 तक की प्रधानी का कार्यकाल चलता है। राजनीतिक साख धीरे धीरे उनकी बढ़ती है। प्रेमचंद्र यादव सोचते हैं कि इस कैरियर को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, राजनीति में यही नहीं थमा जाए, थोड़ा और भी बारीकियों को समझते हुए आगे को सफर जारी किया जाए। 2015 में वो जिला पंचायत का सदस्य लड़ते हैं भलुवनी के पश्चिमी क्षेत्र से। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वो जीत जाते हैं और
जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रेमचंद्र यादव के पास राजनीतिक शाख धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग में आ जाते हैं। पैसे और पावर दोनों धीरे धीरे प्रेमचंद्र के पास आ जाता है। उसी प्रधानी के पीरियड से लेके जिला पंचायत के कार्यकाल तक वो ज्ञान प्रकाश दुबे से जो उनका 9 बीघे का ज़मीन था वो अपने नाम करा लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ गलत तरीके से कराया गया, लेकिन ज्ञान प्रकाश का कहना खुद ही है कि वो अपनी ज़मीन उनके ही नाम से किए हैं। इस बात से उनके जो बड़े भाई हैं सत्य प्रकाश, उनको थोड़ा खटकता है ये बात कि बिना हमसे कहे, बिना हमसे सुने हमारा भाई हमारे दुश्मन को या हमारे दूसरे गांव के लोगों को कैसे ज़मीन दे दिया। तो वो सत्य प्रकाश दुबे अपने कचहरी जाते हैं, अपने पुलिस थाने जाते हैं और प्रेमचंद्र यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं कि बहला फुसला के हमारे भाई को इन्होंने ज़मीन लिखवा लिया है, यानी धोखाधड़ी वाला केस अटेंड कराते हैं। उस पर मामला कोर्ट में जाता है। ये मामला कंटिन्यू चलता रहता है। 2014 से 2023 9 साल हो गया। अभी भी ये मामला कई बार पंचायत के माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश किया गया। कई बार पुलिस आई, कई बार वहाँ लेखपाल आए, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। खेती 9 बीघा ज़मीन पर जो ज्ञान प्रकाश दुबे का था, उस पर प्रेमचंद्र यादव करते थे। अब मामला कहानी की जो मेन पॉइंट्स है उसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर की सुबह दरमियानी प्रेमचंद्र के पास एक फ़ोन आता है। उसके पहले वो अपने वाइफ से कहते हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि चाय लेके आओ, मुझे चाय पीना है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और कोई इंसान बोलता है फ़ोन पे कि यादव जी, आपके खेत में जो सागवान की पेड़ लगा हुआ है, किसी ने एक पेड़ को काट लिया है। ये बात सुनते ही प्रेमचंद्र यादव अपनी गाड़ी उठाते हैं और खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि उनकी वाइफ उनको बोलती है कि चाय पी के जाइए। वो बोलते हैं मैं आता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने खेत में जाते हैं। खेत में जाकर देखते हैं तो उनका एक पेड़ कटा हुआ रहता है और खेत के जस्ट सामने ही ये सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे का घर रहता है। उनके मन में एक विचार आता है। विचार ये आता है, पिछले कुछ साल पहले ज्ञान प्रकाश दुबे रहते हैं, वो अपने नाम से एक ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस निकाल के महिंद्रा का ट्रैक्टर अपने घर लेके आए रहते हैं, लेकिन किस्त समय से नहीं जमा कर पाते हैं। इसलिए तहसील से उनके नाम का आरसी कर जाता है और जो पंचायत भवन होता है वहाँ पे उनके नाम का चप्पा सटा दिया जाता है कि इनके नाम से इतना कर्ज है और उनका ट्रैक्टर खींच लिया जाएगा। उसी वक्त जो प्रेमचंद्र यादव हैं, जब अपने खेत से लौटते हैं तो बात याद आ जाती है। सोचते हैं कि यही वक्त है, चल के दुबे जी से बात कर लेते हैं। अगर मान जाते हैं तो मामला को रफा दफा करेंगे और जो पैसा उनको लेना है वो ले लेंगे और मामला हमारा शांत हो जाएगा। इसी मामले के लिए कि वो सीधे सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे जाते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं और सत्य प्रकाश दुबे जी से कहते हैं कि पंडित जी, ये कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, आप आइए, हम दोनों लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। मैं जानता हूं कि आपके नाम से कुछ कर्ज है, आपके ट्रैक्टर के लिए जितना भी कर्ज है मैं देने के लिए तैयार हूं, उसको ले लीजिए आप और इस मामले को रफा दफा करिए और ज़मीनी विवाद जो भी है हमारे और आपके बीच में, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये बात सुन के सत्य प्रकाश दुबे थोड़े हाइपर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसने तो धूर्तई से पहले मेरे भाई को मूर्ख बनाया और सारा ज़मीन अपने नाम कर लिया और फिर मेरे पास आके इस तरह का ये लुभावना प्रस्ताव दे रहा है। हालांकि लोगों का कहना यह भी है कि सत्य प्रकाश दुबे थोड़ा हाइपर टाइप्स के थे, वो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे। वो आते हैं और प्रेमचंद्र यादव को बोलते हैं कि तुम यहाँ से अपनी गाड़ी उठाओ और घर निकलो। थोड़ी थोड़ी बात कहीं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी बीच सत्य प्रकाश दुबे अपने हाथ उठाते हैं और पहली चपाट प्रेमचंद्र यादव के गाल पे मारते हैं। प्रेमचंद्र यादव
जो उम्र में सत्यप्रकाश दुबे से छोटे भी हैं। बॉडी भी उनकी सही थी, हष्ट पुष्ट शरीर था। थप्पड़ खाने के बाद सत्यप्रकाश दुबे को उठा के फेंक देते हैं और फिर उनके ऊपर चढ़ के वो मारना चालू कर देते हैं। जैसे उनके दरवाजे के सामने लड़ाई चालू होती है, उनके परिवार में, उनके घर में सत्यप्रकाश की 3 बेटियां, 1 पत्नी, 2 बेटे रहते हैं। ये लोग देखते हैं, हालांकि बड़ी बेटी की शादी हो गई रहती है, उनका बड़ा बेटा पंडितई के लिए सुबह सुबह बलियां कथा कहने के लिए चला गया रहता है। तो ये 2 लोग घर पे नहीं रहते हैं, 3 बेटियां और उसके बाद 2 छोटे बेटे उनके घर पे रहते हैं। उनकी बेटियां, 2 बेटियां और उनकी पत्नी ये चीज़ देखती हैं, दौड़ के बाहर आती हैं। उसके बाद उन्हीं में से कोई एक के पास कोई भारी सामान रहता है। भारी सामान से जब वो देखती है कि उनके पिता को प्रेमचंद्र यादव मार रहा है ऊपर से, तो पीछे से कोई सामान से बार ऐसा करते हैं, तो सर पे लगता है और प्रेमचंद्र वहीं लुढ़क जाता है। लुढ़कने के बाद उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। कुछ महिलाओं के हाथों में हंसुए रहता है। हंसुए हमारे यहाँ खेती गृहस्थी के काम में आता है, धान काटने के, गेहूँ काटने के लिए हंसुए भी रहता है। कुछ स्थानीय लोग आके चाहते हैं कि इस झगड़े को बचाया जाए, लेकिन महिलाएं हाथ में कटार लिए बोलती हैं कि अगर कोई भी बीच में आया तो उनको भी जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद वही तड़प तड़प कर प्रेम प्रकाश अपनी जान दे देता है। मरने के बाद दुबे जी की, जो सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी, उनकी बेटियां, उनके बेटे हैं, वो उस घर में, अपने घर में चले जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस बीच में आके इस झगड़े को फासला करे या फिर प्रेमचंद्र को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। स्थानीय लोग, वहाँ के आसपास के लोग प्रेमचंद्र के घर पे फ़ोन करते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे मामला है। प्रेमचंद्र के एक और भाई रहते हैं जिनका नाम रामजी यादव रहता है, उनके 2 बेटे रहते हैं और प्रेमचंद्र की 3 बेटियां और 1 बेटा है। ये लोग बात सुनते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। हालांकि प्रेमचंद्र राजनीतिक साख अच्छा है, उनके पास पैसा है, तो इसलिए आसपास के भी लोगों से उनकी अच्छी बनती थी। वो लोग जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो सीधा लहड़ा तोला तमाम लोग, डंडा हाथ में जो भी हथियार था वो लिए सीधे पहुंच जाते हैं लंगड़ा टोले दुबे जी के घर के पास। दुबे जी के घर के सामने जब पाते हैं कि प्रेमचंद्र यादव खून से लथपथ हैं, उनको चेक किया जाता है, वो मरे हुए पाते हैं। उनके परिवार के लोग आग बबूला हो जाते हैं, होश खो देते हैं और सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर के तरफ जाते हैं। घर बाहर से बंद रहता है, वो चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता है बाहर। दरवाजे को तोड़ते हैं और सभी लोग अंदर जाते हैं। जो लोग जहां मिलते हैं, जो हथियार मिलता है, उससे मारना चालू करते हैं। कोई डंडे से, कोई लाठी से, कोई धारदार हथियार से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको मारकर गिरा देते हैं, लथपथ कर देते हैं। बचाने वाला तमाशा देखते रह जाते हैं, गांव के लोग तमाशा देखते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस प्रशासन को बुलाए, या किसी की हिम्मत नहीं होती है जो बीच में जाके बीच बचाव करने की कोशिश करे। उसमें उनकी 3 बेटियां, उसमें 2 बेटियां, उनके एक और बेटा जिसका बेटे का नाम अनमोल रहता है, जिसकी उम्र 14 साल है। सुलानी एक लड़की है जिसके नाम 18 साल है। नंदनी जिसका नाम है 8 साल की है। गांधी जिसका नाम है 14 साल के। वो लड़के मर जाते हैं ऑन स्पॉट में। एक सबसे छोटा बेटा अनमोल नाम का जो लड़का रहता है, उसको भी ये लोग लगभग इतना मार देते हैं कि ये जानते हैं कि मर ही गया है वो भी लड़का। क्रूरता की हद हो जाती है। उसके बाद उस लड़के को मरा हुआ भी समझ के वो लोग निकलते हैं और प्रेमचंद्र यादव के भी लाश को वो लोग छूते नहीं हैं। उसके बाद सीधे वो अपने घर जाते हैं। गांव के लोग पुलिस प्रशासन को ये खबर देती है, पुलिस प्रशासन वहाँ आती है। पुलिस प्रशासन भी आके दंग रह जाती है। घर के बाहर प्रेमचंद्र यादव की लाश, घर के अंदर कितनी लाश पड़ी है उनको पता नहीं चलता है। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन अंदर की तरफ एंट्री करती है। अंदर का जो माजरा है उसको देख के वो चौंक जाते हैं भाई। अंदर खून से लथपथ, चारों तरफ लाश। उस घर के जितने भी सदस्य थे सब मरे। एक छोटा, सबसे जो छोटा अनमोल नाम का जो बच्चा है वही बचा रहता है। जो सबसे बड़ा बेटा देवेश है जो बाहर पंडिताई करने गया है, वो लड़का बचा रहता है। और एक जो लड़की शोभिता नाम है जिसका, जो सबसे बड़ी है, जिसकी शादी हो गई रहती है, वो लड़की अपने घर रहती है। उस परिवार के 3 ही सदस्य मात्र बचे हुए हैं। अभी भी अनमोल नाम का जो लड़का है उसका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है, सभी लाश को बरामद करती है, बाहर निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि धारदार हथियार से वार किया गया है और धारदार हथियार से ही और लाठी डंडा से पीट के ये इनके दुबे जी के सदस्य, जो परिवार के 5 सदस्य हैं, उनकी मृत्यु हुआ है। और प्रेमचंद्र यादव के भी मेडिकल रिपोर्ट्स में यही आया है कि उनके सर पर किसी भारी धारदार हथियार से या किसी भी चीज़ से मारा गया है, जिससे उनके ऑन स्पॉट मृत्यु हुआ है। ये टोटल घटना थी। लोग अपने अपने तरह से तमाम कहानियाँ अपने अपने व्यू से दे रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मिला है, मैं दोनों पहलू को बहुत अच्छे से आप तक रखा हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लगभग 27 लोग के खिलाफ नामजद कार्रवाई हुई है। 50 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन की भी बहुत सारी गलतियां हैं। काश प्रशासन इस चीज़ को पहले समझ लिया होता, ये झगड़े को बीच बचाव कर दिया होता। लेखपाल, कानगो, ये लोग भी मिलके अगर ज़मीन विवाद को ख़त्म कर देते तो ये 2016 से जो मुकदमा दर्ज है, आज 2023 चल रहा है, इतना बड़ा मामला सामने नहीं आता, इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। फिलहाल मेरे पास जितनी जानकारी थी मैं आपको शेयर किया। मैं किसी पक्ष किसी विपक्ष को लेकर कोई बयानबाजी इस पर नहीं कर सकता हूँ। बस इतने कह दूंगा कि ज़मीन ऐसी चीज़ है कि इंसान की ज़मीर को गिरा देता है। लालच एक बुरी बलाय है। आज ज़मीन का टुकड़ा जहाँ है वहीं रह गया, लेकिन किसी 2 परिवार की हंसहाल खुशहाल ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सचेत रहिए, समझदार रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।